हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 2 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर प्रारंभ बैच, जो कि क्या है 2024 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। इस पर्टिकुलर कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, पहले आपका बेसिक फाउंडेशन हो गया, फिर एडवांस फाउंडेशन हो गया, उसी तरह से डिफरेंट फेजेस के थ्रू मूव करते हुए आपको पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, जहां पर प्रीलिम्स हो गया, मेंस, इंटरव्यू, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली कवर्ड हैं। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको चाहिए यूपीएससी के लिए, तो डेफिनेटली प्रारंभ इज द सोल्यूशन फॉर यू। इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करने के लिए आप video.onlyis.in पर जा सकते हो। इन केस आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप डेफिनेटली हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व करवा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लैब ग्रोन डायमंड। अब आप सभी जानते हो कल बजट प्रेजेंट हुआ, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक पॉइंट बोला, दैट इज जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, उनके ऊपर सीड्स के ऊपर एक तरह की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, उसको हमने कम कर दिया है। अब एक्चुअल में ये न्यूज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ना ये समझना है कि आखिर ये लैब ग्रोन डायमंड क्या चीज है। देखो समझने की कोशिश करो, नाम में ही चीजें लिखी हुई हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स। एक तो होता है, आप जानते हो, नेचुरल डायमंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो हो गया डायमंड। इसके साथ ही एक होते हैं क्या, लैब में आप ग्रो कर सकते हो डायमंड्स को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो लैब में ग्रो करना डायमंड, ये तो बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है। पर एक्चुअल में देखो होता क्या है, चाहे आप नेचुरल डायमंड की बात कर लो या फिर आप किसी लैब के अंदर अगर आप डायमंड बनाते हो, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इनके अंदर का जो पूरा इनका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, तो बिल्कुल लगभग वो सेम ही होती हैं। फर्क देखो कितना है, फर्क ये है कि अगर आपको नेचुरल डायमंड बनाना है ना, तो कई मिलियंस ऑफ ईयर यहाँ पे लग जाते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि होगा क्या, देखो आप जानते हो कि धरती के नीचे कार्बन डिपॉजिट जो होते हैं, वो एक तरह से नीचे बरी हो जाती हैं अर्थ के अंदर। वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बेसिकली सॉरी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। इसके थ्रू क्या बनेगा, नेचुरल डायमंड बनेगा। पर अगर इस तरह की कंडीशंस हम कहीं ना कहीं धरती के ऊपर एप्लीकेट कर दें, लैब के अंदर एप्लीकेट कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ये चीज होती है। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, एक तरह की इसके पीछे की टेक्नोलॉजी होती है, जो बिल्कुल ना जो नीचे प्रोसेसेस हो रहे हैं धरती के अंदर जहां पे नेचुरल डायमंड बन रहा है, उन्हीं को मिमिक करने की यहाँ पे बात करी जाती है। उसके थ्रू क्या बनते हैं, लैब ग्रोन डायमंड। कई तरीके होते हैं बट दो तीन बहुत फेमस है। जैसे पहला जो टॉप तरीका है लैब ग्रोन डायमंड्स का, दैट इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ना पहले ना एक छोटा सा एक सीड लिया जाता है। सीड मतलब जैसे देखो आप कोई भी चीज उगाते हो, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी चीज आपने प्रोड्यूस करनी है, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल या फिर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना। तो यहां पर भी क्या होता है, डायमंड को बनाने के लिए एक छोटा सा सीड चाहिए होता है, वो सीड भी डायमंड का ही होता है, समझ रहे हो। तो उसी को ही एक तरह से हम क्या बोलते हैं, डायमंड सीड। एक छोटा सा हिस्सा होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर लगाया जाता है। सर कितना, ये होता है 7,30,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है, उस लेवल का हमने प्रेशर लगाया इसके ऊपर। इसके साथ ही साथ हमने 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का हमने इसके ऊपर टेम्परेचर लगाया, तो हो गया ना क्या, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। अब इस पर्टिकुलर सीड के ऊपर हमने इसको लगाया इन डिफरेंट जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा स्टार्टिंग में ग्रेफाइट था, ठीक है, जनरली ये जो डायमंड सीड होता है ये ग्रेफाइट होता है जनरली, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में शायद डायमंड बोल दिया था, डायमंड नहीं, जो सीड होता है वो स्टार्टिंग में ग्रेफाइट होता है। तो इसके ऊपर एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशंस आई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की। तो ये जो टाइप ऑफ कार्बन था, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक मेजर डायमंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लैब के अंदर क्या किया आपने, धरती के नीचे वाली कंडीशंस को रेप्लिकेट किया एंड उस हिसाब से डायमंड बन गया। उसी तरह से एक क्या होता है, केमिकल वेपर डीप डेपोजिशन या एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन, इनके थ्रू भी कर सकते हैं। देखो ये कैसे होता है, आप देखो एक चीज नोटिस करो, जैसे मान लो एक सीड है हमारा जो है, अब इसके ऊपर क्या हुआ, एक तो टेम्परेचर हमने अच्छा खासा लगा दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ ना एक सील्ड चैम्बर के अंदर हमने क्या किया, एक गैस डाल दी। कौन सी गैस सर, यहाँ पे कार्बन रिच गैस डाल दी। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये जो गैस है ना, ये इस पर्टिकुलर सीड के साथ स्टिक करती रहेगी, इसके इसके चिपकती रहेगी। और इस चिपकने से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर सीड है धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे रहता है, जिसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, आप डायमंड के सॉरी लैब के अंदर भी डायमंड को ग्रो कर सकते हो। एक बात ध्यान से समझ लेना, ऐसा नहीं है कि नेचुरल डायमंड बहुत अच्छा है और लैब ग्रोन डायमंड खराब है, नहीं। इनकी लगभग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, वो लगभग सेम ही होती है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं।
फर्क इतना है, नेचुरल डायमंड को बनाना बहुत मुश्किल है, लैब ग्रोन को आप आसानी से बना सकते हो। ऊपर से देखो, इसको ना नेचुरल डायमंड को धरती के नीचे से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी क्या करने लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा लग रही है, वेयरएज लैब ग्रोन डायमंड के अंदर एनर्जी एज कंपेयर टू नेचुरल डायमंड काफी कम होती है। तो लैब ग्रोन डायमंड की अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो जानते हो कि डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल जो लोगों को पता है। तो बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल पर्पसेस हो गया, ठीक है, हार्डनेस के लिए जाना जाता है, कटर की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। जो प्योर सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यूज करते हो एज अ हीट स्प्रेडर फॉर डिफरेंट डायोड्स हो गया या फिर ट्रांजिस्टर्स हो गया, इनके अंदर भी आप इसका यूजेस देखने को मिल जाता है। अब इंडिया के अंदर एक काउंसिल है, उसका क्या नाम है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब नाम से ही समझ पा रहे होंगे आपकी किस चीज का इसका काम है, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है यहाँ पे, जो इंडियन जेम हो गया, इंडियन ज्वेलरी हो गया, उसका प्रमोशन करने के लिए, कैसे उनको हम प्रमोट कर पाए, उसके लिए एक तरह की ये एपेक्स बॉडी है, ठीक है ना। डिफरेंट नियरली 7,000 से भी ज्यादा एक्सपोर्टर्स को ये रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जानते हो ना, देखो सूरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर जगह है जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए जानी जाती है कि जो पॉलिशिंग हो गया इसके रिगार्डिंग। तो ये सारे जो एक तरह से ओवर आर्चिंग बॉडी है वो दैट इज जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब हर पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है वो अपना फुल पोटेंशियल कैसे अचीव करे, यही इसका मिशन देखने को मिल जाता है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई के अंदर है, वेरस जब हम बात करते हैं रीजनल ऑफिस की तो नई दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, सूरत और जयपुर में इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। पेरेंट एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है। तो इसका जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसको ऑटोनमस स्टेटस दिया गया है 1998 के अंदर। अलग अलग चीजें कि डायमंड्स के लिए कैसे किया जा सकता है, जेम एंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग उस इंडस्ट्री को क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारे यहाँ पे इंटरवेंशन देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है CFC, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर इनकी प्लानिंग, इनकी लेजर स्विंग, इनको कटिंग फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स के अंदर ही जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसने अलग अलग CFC सेटअप करे हैं गुजरात के अलग अलग जगह के अंदर, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पैन। पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। आप लोगों ने कभी शायद कईयों का पैन होगा आप में से। होता क्या है ना, यहाँ पर दरअसल में 10 डिजिट का एक नंबर होता है, उनमें 10 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक होता है। कहने का क्या मीनिंग है, पहले जो 5 लेटर होंगे ना उनमें ऐसे ABCD ऐसे कुछ 5 नंबर होंगे, ठीक है। फिर 4 लेटर होते हैं नंबर्स और फिर आखिरी में एक और अल्फाबेट होता है। तो ये 10 नंबर इस तरह से होता है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अभी क्या हुआ है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि पैन कार्ड को भी यूज किया जाएगा एज एन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो वहां पर भी इसको यूज किया जाएगा। अब सर इसकी जरूरत क्या होती है पैन कार्ड की, देखो अगर आपने कभी ना अपने ITR भरा हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरी हो, तो वहां पर आपसे पैन नंबर मांगते हैं। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो वहां पर आपसे पैन नंबर जाना जाता है। और भी अलग अलग चीजें आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एज वेरिफिकेशन के लिए भी पैन को यूज किया जाता है। स्पेशली टैक्सेशन पर्पसेस के लिए ना इसका मेजर रोल देखने को मिलता है। तो होता क्या है, इसको अलॉट कौन करता है, इसको IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द CBDT ये इशू करता है। किसको, ये इंसान भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है और कोई एंटिटी भी हो सकती है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा ना कि पैन और जो लिंक्ड कार्ड है उनको इशू किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि पैन, एक तो पहली बात है अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी है उसके लिए नेसेसिटी है, प्लस इसके साथ ही साथ इंडियन सिटीजनशिप का ये प्रूफ नहीं है। अगर मान लो आपके पास पैन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो। जब ये जानते हैं, जब CA वगैरह चल रहा था ना तो काफी कंट्रोवर्सी हुआ करती थी कि कौन इंडियन नेशनल है कौन नहीं है, किसी के पास इंडियन सिटीजनशिप का क्या प्रूफ होता है। तो ध्यान रखना कि किसी इंसान के पास पैन कार्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन है। ये पैन कार्ड क्योंकि जो अलग अलग फॉरेन नेशनल्स है ना उनको भी ये इशू किया जाता है, ठीक है। काम क्या होते हैं सर इसके, एक तरह के अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया, टैक्स इवेड ना कर पाए, ठीक है, ITR भरने के लिए, ठीक है, टैक्स TDS जो होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये सारी चीजों के लिए डेफिनेटली हमारा जो पैन कार्ड है वो जरूरी हो जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज E-कोर्ट प्रोजेक्ट। अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा 7,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया इंट्रोडक्शन ऑफ फेज 3 ऑफ E-कोर्ट प्रोजेक्ट। अब सर इसका क्या मीनिंग है, देखो आप नोटिस करो, जब कोविड-19 पैंडेमिक था उस टाइम जो हमारे कोर्ट थे वो तो बंद थे,
बंद थे एज इन वहां से ऑफिस, वहां से थोड़ी काम कर रहे थे, फिजिकली थोड़ी काम कर रहे थे। जो सारा काम था कैसे चल रहा था, सारा काम चल रहा था ऑनलाइन वगैरह काम चल रहा था। तो डेफिनेटली ई कोड प्रोजेक्ट का काम क्या है, एक तरह से ना हम पहले तो एक तो ऑनलाइन जो काम होता है वो कर पाए, इसके साथ ही साथ आप जानते हो कि बहुत सारे कागज वगैरह कोर्ट्स के अंदर होते हैं कि एक मान लो कुछ केस के कागज हो गए, कुछ इस तरह के जो अलग अलग प्रोसीडिंग्स हो गया, वो सारी चीजें बहुत सारा पेपर का यूज होता है। तो हमारा ई कोड के अंदर ना एक काम ये भी है कि हम ना डिजिटल और पेपरलेस कोड बनाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि हमने बहुत सारी चीजों के अंदर हमने कोशिश करी है कि हर चीज को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बजट वगैरह को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको पूरे तो हम डिजिटल कर दें, ठीक है, तो डिजिटल किया भी है इनफैक्ट हमने। तो इस तरह की चीजें हम हर जगह डिजिटल लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है ई कोड प्रोजेक्ट के माध्यम से कि ऑनलाइन कोड भी होंगे, ठीक है, साथ ही साथ डिजिटल एंड पेपरलेस कोड। वॉल लॉयर वगैरह की कोर्ट में अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्चुअल कोड का हम स्कोप को इंक्रीज करें, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, कैसे इसको लेकर आए। देखो आप जानते हो कि अच्छी खासी पेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। नियरली इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, नियरली 4.25 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं केसेस पेंडिंग है इंडिया में। तो इन केसेस को, पेंडेंसी को कम करने के लिए एआई मशीन लर्निंग को यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, लिटिगेशन पैटर्न को और अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प इन ई कोड्स प्रोजेक्ट एंड जो पेंडेंसी है उसको कम करने के अंदर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई कोड प्रोजेक्ट क्या है, एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। मिशन मोड का सर क्या मीनिंग होता है? मिशन मोड के अंदर ना कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसके एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, क्या स्कोप है, कितने टाइम में हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्या टाइमलाइंस होंगी, माइलस्टोन कैसे हैं, और हम अगर उसका आउटपुट निकालना हो, हमने देखना हो क्या ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर पैरामीटर्स होते हैं। इसको बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। ध्यान ये रखना कि ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा फंड किया जाता है? दिस इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जो आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो कैसे ही करा जा सकता है ताकि डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर लोगों को जस्टिस मिल पाए, इसके रिगार्डिंग 2005 में ना जो था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन इंडियन जुडिशरी, उसके अंतर्गत ई कोड प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। फिर अकॉर्डिंगली इसको हम वर्क इसका आ चुका है जो कि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो इसका थर्ड फेज है, ठीक है। काम देखो वही है कहीं ना कहीं कि कैसे जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें, जो अलग अलग प्रोसेस है उनको और बेहतर करें, जो पेंडेंसी है उसको कम किया जा पाए, सिटीजन को आसानी से चीजें मिल पाए, ये सारी चीजें वही बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2022 में ही आया था। यहाँ देखो पूछ रहा है रिट्स के बारे में। आप जानते हो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 क्या बात करता है, इन्हीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेंडमेस के बारे में। जब देखो बात होती है हमारी किसकी, मेंडमेस की, तो मेंडमेस का मीनिंग जानते हो? मेंडमेस का मीनिंग होता है वी कमांड, ठीक है, किसी को कमांड करना। किस चीज के रिगार्डिंग सर? देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है, उसके लिए इसको मेंडमस को यूज किया जाता है। तो एक तरह से क्या होता है, एक ये जुडिशियल रेमेडी होती है, एक तरह का ऑर्डर होता है, किसका? कोर्ट का ऑर्डर होता है। सर कोर्ट किसको ऑर्डर देता है? कोर्ट देखो ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट को हो सकता है ऑर्डर दे रहा हो, किसी कॉर्पोरेशन या किसी पब्लिक अथॉरिटी को दे रहा हो, ताकि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करे विच इज इन द नेचर ऑफ किसके? पब्लिक ड्यूटी के नेचर के अंदर। इसको बोलते हैं क्या? मेंडमस। तो अगर आप इतना जानते थे तो देखो पहला आप नोटिस करोगे तो मेंडमस क्या होता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं होता अनलेस इट इज इंटरेस्टेड इन द पब्लिक ड्यूटी। अगर पब्लिक ड्यूटी को नहीं कर रही तो उसके अगेंस्ट मेंडमस नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी दो इट में भी या गवर्नमेंट कंपनी। क्या ऐसा होता है कि कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकता? द आंसर इज नो। मैंने अभी तो बताया था, यहाँ पे बताया था ना, गवर्नमेंट हो गया, सबॉर्डिनेट कोड हो गया, कंपनीज वगैरह के अंदर भी होता है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और अगर आपने जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत करोगे ना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। स्टेटमेंट 3 भी देख लेते हैं। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू obtain द रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज यस। देखो जब हम बात करते हैं ना क्यो वारंटो की, तब हम किसकी बात करते हैं? व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि क्या अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर आप मतलब किसी के पास कोई लीगल राइट है या नहीं है उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का, इसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली ये कोई पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू दिस। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो आंसर क्या यहाँ पे बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। देखो वुमेन के लिए एक तरह से नाम से ही क्लियर है, महिला सम्मान, ठीक है, वुमेन के लिए एक तरह की वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है। देखो आप नोटिस करोगे, देखो महिलाओं का ना काफी एम्पावरमेंट करना है तो बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है, पर उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, कि वुमेन को हम बैंकों के साथ जोड़ें, ठीक है, एक तरह से हम उनको
फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाए? ये सारी चीजें जरूरी है या नहीं है? द आंसर इज यस। इस वजह से हमने क्या किया ना, हम एक पर्टिकुलर तरह की स्कीम है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि अलग अलग बेसिकली वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए है एक तरह की सेविंग स्कीम है। 75 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, तो इसी को हमने यहाँ पे नाम दिया है। आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक के अंदर देख भी सकते हो, मैक्सिमम जो आप इसके अंदर एक तरह का डिपॉजिट कर सकते हो वो कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख क्या है? मैक्सिमम लिमिट जो कि आप डिपॉजिट कर सकते हो। और आपको कितना ब्याज कितना मिलेगा? 7.5%। ये नॉर्मल से काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का 2 सालों के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि वुमेन सेफ्टी हो, वुमेन वेलफेयर हो, एक तरह का बूस्ट मिले, इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो डिपॉजिट होगा वो किसी महिला के नाम पर या फिर एक गर्ल चाइल्ड के अंदर नाम पर भी किया जा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट बता ही दिया मैंने आपको, और बीच में ऐसे एक पहले भी टाइम से पहले कुछ पार्शियली विड्रॉ भी इसको किया जा सकता है। 2 साल के लिए अवेलेबल है अप टू मार्च 2025, ठीक है ना। तो यही पॉइंट है, ताकि फॉर्मल सेविंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, महिलाओं का हम फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लेकर आ पाएंगे और उसका बेनिफिट डेफिनेटली उनको मिलेगा। ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आज के, मेक श्योर कि आप उनका नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ठीक है इनमें से, कौन सा गलत है। जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर दे देता हूं। पहला था पीएम केयर्स फंड, क्या 2020 में रजिस्टर हुआ था अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908? द आंसर इज यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विशाखापट्टनम क्या लार्जेस्ट सिटी ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है? द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर फॉल्स क्यों है? देखो दरअसल में रियलाइज करोगे ना, जो विशाखापट्टनम है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एक्चुअल में ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सर लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? लार्जेस्ट है चेन्नई, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है विशाखापट्टनम, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1964 के अंदर। द आंसर इज फॉल्स। देखो एक्चुअल में जो पहला इकोनॉमिक सर्वे था पब्लिश हुआ था 1950-51 के अंदर। उस टाइम पर क्या होता था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इकट्ठे थे, मतलब बजट का ही एक पार्ट था इकोनॉमिक सर्वे। फिर 1964 में दरअसल में क्या हुआ था, इसको सेपरेट कर दिया था बजट से, ठीक है ना। तो उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दिन पहले रिलीज करते हैं बजट से। तो इसलिए पहला इकोनॉमिक सर्वे नहीं था 1964 के अंदर, पहला तो 1951 के अंदर था, तो इसलिए फॉल्स हो गया। चौथा, इंडियन नेवीज ईस्टर्न नेवल कमांड, क्या इसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेंगे? सर ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों सर? क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? विशाखापट्टनम के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया स्टार्टअप्स, द आंसर इज यस, ये डिस्कस किया था हमने, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए कल के क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चंस का मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत। और इस पर्टिकुलर आज के सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स के साथ जुड़ सकते हो, और वहां पर पीडीएफ के साथ साथ इस लेक्चर को आप अच्छे से मेक श्योर कि आप यहाँ पे अच्छे से उसके अपना प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।